गाजियाबाद में एक मामला सामने आया है जहां पर गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों के धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। ये बात वहां पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है और ये बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चों का गेमिंग ऐप के जरिए जिसमें वो अडिक्टेड हो गए उसके माध्यम से उनका धर्मांतरण कराया गया है। लेकिन क्या गेम खेलते खेलते ये पॉसिबल है? क्या इस तरीके के कोई गेम्स भी होते हैं या ये केवल मैनिपुलेशन है अनदर लेवल की? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहित यादव मौजूद है। मोहित साइबर की दुनिया में अच्छा खासी अपनी एक पहचान रखते हैं। मोहित, दो गेम्स के बारे में बात हो रही, दो एप्स के बारे में बेसिकली बात हो रही। पहला जो ऐप है फोर्टनाइट है, क्या ये ऐप है, किस तरीके का ऐप है, क्या गेमिंग ऐप है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, एक फाइटिंग ऐप है जैसे कि हमने पहले भी देखा है पबजी और फ्री फायर, इस तरह के जो गेमिंग एप्लीकेशन होते हैं बेसिकली एक फाइटिंग एप्लीकेशन होता है जिसमें एक टीम ज्वाइन करती है। उस टीम में कुछ लोग होते हैं और आपकी तरफ भी 4-5 लोग 8 लोग एक टीम में ज्वाइन कर जाते हैं। देन 8 लोग सामने होते हैं, वो दोनों आपस में फाइट करते हैं। और एक चैलेंज बेस्ड गेम होता है जिसमें मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं और मल्टीपल आपको अवार्ड्स मिलते हैं। तो जो अवार्ड्स वाला सिस्टम होता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है, लोग उस गेम को घंटों प्ले करते हैं। तो मतलब एक तरह से एडिक्टिव गेम है और मतलब बहुत सारे, इनफैक्ट 13 साल की उम्र का जो बच्चा होता है वो इस पर आ सकता है और इसको खेल सकता है। अच्छा, मतलब इसके लिए एज जो डिसाइड की गई है वो 13 है? बिल्कुल, 13 इयर्स का एज रिस्ट्रिक्शन है कि 13 इयर्स वाला कर सकता है। और ज्वाइन तो कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, अगर किसी ने गलत एज डालकर उस पर साइन अप किया तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो इनकी तरफ से, गेम की तरफ से, वो 13 इयर्स है। बेसिकली फाइटिंग गेम है जिसमें फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, एक 1-on-1, 1-to-many, मल्टीपल तरह के गेम्स प्ले किए जा सकते हैं। और जो गेम्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग सेशंस होते हैं, मतलब लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंटरेक्टिव वाला गेम होता है और लोग आपस में घुल मिलकर गेम खेलते हैं। और साथ में इनफैक्ट बहुत सारे और भी चैनल्स को यूज करते हैं अपने गेम्स को प्रमोट करने के लिए। और ये गेम्स, मतलब आजकल तो एक सिस्टम बन गया है कि ये गेम्स खेलकर इनका जो पूरा प्ले होता है ना उसको यूट्यूब पर डाल दिया जाता है ताकि लोग इसको देखें और वो उनसे सीखें। तो वहां से भी लोग सोचते हैं कि वहां से भी उनको यूट्यूब पर व्यूज मिलेंगे और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ऐसा बहुत सारा किस तरीके का ये गेम होता है, अगर आप थोड़ा सा हमें डेमो दिखा पाए। देखिए, जैसे बता रहे हैं कि पबजी के बारे में हमने देखा है कि किस तरीके से पबजी का एडिक्शन लोगों को हो गया था। उससे पहले एक ब्लू व्हेल करके गेम आया था जो सुसाइडल, जिसके चक्कर में लोगों ने अटेम्प्ट्स कर लिए थे। ये गेम दिख रहा है, यही गेम है? बिल्कुल, ये बेसिकली फोर्टनाइट गेम ही है जिसमें आप देख रहे हो कि एक पर्सन है जिसको चैलेंजेस मिले हुए हैं, वो चैलेंजेस पूरे करने हैं, प्लस आपको सामने जो लोग हैं उनको भी किल करना है। हाँ। सो मतलब एक चैलेंजेस वाला सिस्टम है। आप देख रहे हो बार बार आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप रिस्पॉन रहे हो बार बार। इनफैक्ट आपके पास बहुत सारे हथियार, अलग अलग तरह के आर्म्स, इम्यूनेशंस हैं। तो और चैलेंज बेस्ड है, मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंज पूरे करते रहो। आपका एक लैडर ऊपर चढ़ता रहता है। हाँ। और आपका एक रैंक बनता रहता है। हाँ। जितना बड़ा रैंक, लोग आजकल उसको बहुत फ्लॉन्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे। अच्छा, ये क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर है गेम अगर बात की जाए, खासतौर पर यंग जनरेशन के बीच में? मतलब पबजी जैसा क्रेजीनेस है इसके लिए? देखिए, पबजी जब आया था तो पबजी के बाद बेसिकली ये काफी सारे लोगों ने इस पर शिफ्ट कर लिया था। हाँ। बीच में जब बैन हुआ था पबजी। हाँ। और ये पबजी जैसा ही है। हाँ। पबजी को उसने थोड़ा सा रिप्लेस किया। हाँ। बट इवेंचुअली बोलेंगे तो ज्यादा एडिक्टिव है। हाँ। क्योंकि इसमें एनिमेशन ज्यादा देखते हो और जो यंग जनरेशन होती है वो शुरुआत इससे करती है और इस पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। हाँ। और ये कंप्यूटर से खेलने वाला गेम है, मतलब ज्यादा लोग इस पर जो आपको प्लेयर्स मिलेंगे वो रियल कंप्यूटर्स पर और गेमर वाली सोसाइटी के मिलेंगे कि जो गेमर्स बनना चाहते हैं। और शुरुआत की जो एज के, जो 13 साल के, 12 साल के जो यंग एज होती है वो उसमें क्या होता है, उनको ये अपनी रैंक्स को दिखाने का बहुत ज्यादा होता है, अपनी क्लास में जाकर दिखाना या अपने दोस्तों को दिखाना। तो ये बहुत सिस्टम इसमें एडिक्टिव बनाया है, गेमिफिकेशन वाला सिस्टम होता है इसमें। बेसिकली हर गेम जो फेमस होते हैं उनको, वही टॉप गेम्स में आता है। मतलब पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया, फ्री फायर हो गए, ये ऐसे गेम्स है जो टॉप गेम्स में है। और इन सब का गेमिफिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लोगों को रिटेन करते हैं। हाँ। बार बार आते हैं लोग और रैंक्स बढ़ाते हैं। तो और ग्रुप्स, एक्चुअली क्या होता है कि 10 लोग या 12 लोग का जब ग्रुप बनता है तो 2 लोग भी अगर खेल रहे होते हैं तो बाकी के 3 लोग ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यानी कि एडिक्टिव है,
काफी पॉपुलर है और इसी वजह से जो इंडिया में भी इसको पॉपुलर माना जा रहा है। अब जिस मामले की बात हम कर रहे हैं उसमें यह बताया गया कि मैनिपुलेशन होता था, मतलब जो बच्चे थे उनको कहा जाता था कि आप एक सर्टेन टाइप के प्रेयर बोलेंगे, अगर आयत अगर आप पढ़ेंगे तो जो लेवल्स है वो क्रॉस हो जाएंगे। अब इसमें क्या मैनिपुलेशन किसी भी तरीके से गेम में संभव है? देखो, मैनिपुलेशन दो तरह से नॉर्मली किया जा सकता है। एक होता है जो आईटी में के वर्ल्ड में हम बोलते हैं हैकर्स क्या करते हैं, हैक्स बना देते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना देते हैं, कुछ चीट कोड्स बना देते हैं। हम पहले स्कूल्स में खेलते थे तो जीटीए में कुछ छोटे छोटे चीट कोड्स होते थे, आपने वो चीट कोड डाला और वो एक टास्क कंप्लीट हो गया। वैसे ही चीट कोड्स या हैक इसमें भी हर तरह के गेम्स में आते हैं। वो धीरे धीरे करके कंपनीज उनको बैन भी करती रहती है, बट नए नए जो हैकर्स हैं वो गेम्स को हैक करने के अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं। एक तरीका ये है कि हैक किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि कई बार ना लोग अपनी आईडीज को बेच देते हैं। मतलब आपने एक गेम खेला और आप एक लेवल तक पहुंचे और उसके बाद किसी से आपने एक काम करवाया और आपने उसको वो आईडी बेच दी या उसको गिफ्ट में दे दी, तो वो आईडी तो उसके लिए तो बहुत अच्छे लेवल पर जाने के बाद वो आईडी उसने उसको सेल कर दिया। तो और ये रोज हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें काफी सारे बच्चे जो हैं वो आईडीज को लेकर खरीदते हैं, बेसिकली पैसे दे देते हैं और लास्ट में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड भी हो जाते हैं इसके साथ। अच्छा, बिल्कुल। सो ये जो आईडीज वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ये है कि जिसमें एक प्रो प्लेयर होता है, बाकी सारे जो नए प्लेयर्स होते हैं, जैसे अभी जो केस के अंदर आप मुझे बात कर रहे हो, तो एक प्रो प्लेयर का जो खेलने का जो तरीका है और जो फाइट्स वो करता है वो बहुत तेजी से करता है और वो बोलता है कि आप ये चीज बोलोगे तो हम जीत जाएंगे। इवेंचुअली वो प्ले कर रहा है। वो जो प्रो प्लेयर है उसका जो अच्छा रैंक है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, वो जल्दी से उस गेम को खत्म कर सकता है, उसको पता है कि उसको खत्म कैसे करना है। बाकी जो 3 लोग या 4 लोग उसके साथ ज्वाइंड है वो तो सिर्फ एक तरह से जस्ट दे आर सीइंग द गेम, वो खेलना सीख रहे हैं। तो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया, उन लोगों ने 4 लोगों ने उनको फॉलो किया और प्रो प्लेयर ने उसको गेम को खत्म कर दिया। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अगर आप किसी गेम में 200 लेवल पर अगर पहुंच गए हैं तो आपको सेकंड लेवल तो बेहद आसान लगेगा ही लगेगा। अब मुझे मालूम होगा वो मुझे कैसे क्रैक करना है। तो ऐसे में मोहित बता रहे हैं कि एक प्रो प्लेयर होता है, प्रो प्लेयर ने अगर आपको अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया है तो प्रो प्लेयर अगर आपको बोले कि आप भाई ये 2 लाइनें बोलिए और देखिए ये इस बार हम कैसे ऑब्स्टेकल क्रॉस कर जाते हैं, तो वो खेल गेम ही रहा है लेकिन ये माइंड प्लेइंग है। बिल्कुल, मतलब आप देखिए ना कि उसने उसके पास वो कैपेबिलिटीज, उसने सालों उस पर बिता दिए और उसने वो छोटे छोटे जो रैंक्स है वो कंप्लीट कर लिए। अब वो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है, वो जो नए लोग हैं उन लोगों को किल करना। तो वो जो चैलेंजेस पूरे करना है वो बहुत इजीली कर लेता है। और जो नए जो लोग खेल रहे हैं उसके साथ, जो बच्चे खेल रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने वो चीज बोली, उसकी वजह से वो जीत गए। तो ये एक इन्फ्लुएंस वाला सिस्टम हो जाता है और ये कई बार एक आप बोल सकते हो कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो कई बार लोग इन सारी चीजों में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि अकॉर्डिंग ये बोलने से ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर वो ऐसा ही बोलते रहेंगे तो सारी चीजें ठीक होती रहेंगी। तो वो एक पैटर्न सा बन जाता है। तो वो आगे कल गेम्स के बाद भी अगर उनको कुछ किसी चीज को करना होता है और वो चाहते हैं कि वो फिनिश आउट ठीक तरीके, तो उसको वो रिपीट करके कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। हाँ, मतलब गेम से जो चीज शुरू होती है फिर धीरे 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 आप उसको अपनी जनरल लाइफ में भी ले आते हैं। आपको लगता है अगर गेम में मैं जीत गया हूं, अगर ये 2 लाइन बोलने से या मैंने कुछ पढ़ा, आयत पढ़ी तो मैं जीत गया, तो मैं अगर अपनी जनरल लाइफ में भी अप्लाई करूंगा तो उससे भी हो जाएगा। यानी कि गेम जो शुरू होता है वो जहन में रह जाता है। देखिए, जो 13 इयर्स और ये 12 साल की जो एज होती है, ये बहुत लर्निंग बहुत तेजी से ग्रास्प करती है। मतलब वो छोटी से छोटी माइन्यूट चीज को भी ना बहुत तेजी से अपने माइंड के अंदर एक बैक ऑफ द माइंड उसको सेटअप कर लेती है। तो अभी अगर हम बड़े जब हो जाते हैं तो उसके बाद हमें सीखने में समय लगता है, वहीं छोटा बच्चा बहुत तेजी से सीखता है और बहुत फास्ट तरीके से एक्शंस भी ले सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तेजी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको फिर डीरेल करना, उनको धीरे से हटाना, उससे बड़ा मुश्किल वाला काम रहता है। क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो चीजें, मेमोरीज जो होती है वो फिट हो जाती है और वो रिकॉल होना बहुत तेजी से रिकॉल हो जाती है। अच्छा, ये भी होता है मोहित कि जब आप इस ग्रोइंग एज में होते हैं, खासतौर पर लड़कों की अगर बात करें, तो उनको इस तरीके के गेम्स ज्यादा पसंद होते हैं जिसमें थोड़ा एक्शन हो, जिसमें उनको राइफल चलाने को मिल रही हो या बॉम्ब फेंकने को मिल रहे हो। एक उस एज का भी फैक्टर रहता है जो हम लगातार बात करें कि टेंडर एज होती है और उसमें आप इन्फ्लुएंस भी आसानी से होता है क्योंकि आपके इंटरेस्ट का वो गेम है और आप खेलते खेलते कब रात निकल जाती है पता नहीं चलता। खासतौर पर लड़कों के साथ की होता है।
बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना कि जब लड़कों की बात आती है तो एक थोड़ा सा ये जो गन्स वाली चीजें जो आ जाती हैं और जहाँ पे आपको फाइट करना पड़ रहा है और उस मूवमेंट पे वो जो फाइट वाला जो सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कई बार ना गेम ना रहकर कई बार वायलेंस भी आ जाता है। कई बार इनफैक्ट लोग उसको गेम ना समझकर वो एब्यूसिव लैंग्वेजेस भी यूज कर देते हैं। मतलब इतना वो परेशान हो जाते हैं कि वो गेम लॉस्ट हो गया, उसमें वो हार गए और उससे वो उनका पूरा दिन का जो सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। तो वो अडिक्टिव हो जाते हैं, प्लस उनका वो माइंड उसी तरीके से फिर काम करता है जो गेम वाली लाइफ में वो जैसा चलते हैं वो आगे भी उसी तरीके की चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। जी, ये बहुत अहम बात यहाँ पर मोहित बता रहे हैं कि आप एक तो खास तौर पर जब उस एज ग्रुप के आप होते हैं, जब हम टेंडर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और ऐसे में उनको लगता है कि ये ही जिंदगी है। 4, 5, 6, 7 घंटे उन्होंने गेम में लगाए, अगर हार गए तो हमने देखा है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली भी उनको अफेक्ट करता है। ये फोर्टनाइट की बात हो रही है। फेज 2 में बताया जा रहा है कि डिस्कॉर्ड ऐप है, वो ऐप क्या है और उसका इस्तेमाल क्या होता है? देखिए, डिस्कॉर्ड ऐप बेसिकली एक वॉइस मैसेजिंग ऐप है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा चैनल है जिस पर आप आके साइन अप करते हैं। आप और 13 साल की उम्र है बेसिकली, उस पर भी आप कोई भी आके उस पर 13 साल की उम्र पे साइन अप कर सकता है। और साइन अप करने के बाद बेसिकली क्या करता है वो उस पर एक सर्वर बना देता है और सर्वर बनाने के बाद उस सर्वर का लिंक अपने सारे दोस्तों को दे देता है। तो 10 लोगों में वो लिंक जब बढ़ जाता है, वो जब क्लिक करते हैं तो उस एक चैनल के अंदर आ जाते हैं जिसमें 10 के 10 आपस में बात कर सकते हैं और उसके लिए कोई उनको पे नहीं करना। तो एक चैनल चलता रहता है, साथ के साथ वो गेम भी खेलते रहते हैं और डिस्कॉर्ड पे कम्युनिकेट भी करते रहते हैं। डिस्कॉर्ड पे बेसिकली आप लोगों को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, उनको पे भी कर सकते हो। मल्टीपल तरह से आप डिस्कॉर्ड को यूज कर सकते हो। अच्छा, मतलब आप उसमें बातचीत भी कर सकते हैं, अगर पैसे का ट्रांसफर है ये भी इसमें होता है। हाँ, डिस्कॉर्ड में बेसिकली क्या कर सकते हैं ना लोग, जैसे कि किसी को प्रेज करना है, किसी को आपको टिप देनी है, तो गेम्स के साथ वो कनेक्ट हो जाता है एंड पीपल कैन टिप ऑल्सो। मतलब गेम्स अच्छा खेल रहे हैं लोग, जो व्यू देख करते हैं वो आपस में उनको पे कर देते हैं कि भाई आपने अच्छा गेम खेला, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। कई बार शाउट आउट के लिए भी पे कर देते हैं कि आप मेरा नाम ले लो खेलते समय। यूट्यूब पे उसको स्ट्रीम करते हैं तो लाखों लोग उसको देख रहे होते हैं, हजारों लोग देख रहे होते हैं, तो उसका नाम भी आईडी बता देता है। तो वो भी काफी सारी चीजें होती हैं जो गेम्स में काफी चलती हैं। अच्छा, मतलब नेटवर्किंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने जो हम पहले बात कर रहे थे कि कोई प्रो प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जिसको मालूम है कि ये गेम कैसे निकाल लेना है, उसने एक आईडी अगर बनाई और बांट दी तो उसके साथ सारे आने वाले बच्चे या जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो सुनेंगे और वो लगातार उस बात को सुनते सुनते गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल, देखो ना आप, एक प्रो प्लेयर बहुत तेजी से प्ले कर रहा है और प्ले करते समय उसको पता है कि वो इस गेम को जीत जाएगा और वो उसी दौरान अगर कुछ ऐसा बोल दे और इवेंचुअली वो गेम जीत जाए तो बाकी जितने भी लोग हैं ना बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि, और अगर किसी 2 लोगों ने अगर उसमें एक्स्ट्रा बोल दिया, अरे वाह तुमने ये बोला इसकी वजह से तुम जीत गए, तो बाकी के जो जितने लोग हैं फिर वो धीरे धीरे करके वो जो पैटर्न देखना शुरू करते हैं उस पैटर्न के अंदर फॉल कर जाते हैं। और वो एक बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि ये एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है, मैनिपुलेशन हो वाला सिस्टम है कि जिसमें आप कुछ बोल रहे हो लोगों को, लोग वो सोच रहे हैं कि आपकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। इवेंचुअली वो उसकी स्किल की वजह से वो गेम को जीत पा रहा है। वो किसी आयात को बोलने की वजह से या किसी लाइन को बोलने की वजह से नहीं हो रहा, वो अपनी स्किल की वजह से उसको जीत कर। और डिस्कॉर्ड एक ऐसा चैनल है जिस पर बस आपस में हम बात कर सकते हैं, वॉइस वाला। अगर फोर्टनाइट जो ये ऐप है उसमें भी, उसके साथ भी ये फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर फोर्टनाइट गेम चल रहा है। ये फोर्टनाइट गेम चल रहा है और ये जो शख्स नजर आ रहा है ये डिस्कॉर्ड से बात बिल्कुल, ये डिस्कॉर्ड पे ये बेसिकली स्ट्रीम कर रहा है अपने पूरे गेम को। तो मतलब आप जितने भी लोग डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड हैं वो सब इनकी इस गेम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे बेसिकली कम्युनिटी बन जाती है तो काफी सारे लोग उस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और जब भी कोई लाइव जाते हैं तो वो डिस्कॉर्ड पे उसका चैनल का लिंक डाल देते हैं कि इस चैनल पे आप आ जाओ सबके सब और वहां पे हम गेम प्ले करेंगे। तो अब टीम्स बनती है 18 लोगों की, 8 लोगों की, तो अकॉर्डिंगली कितने लोग उस डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं वो फिर उसके हिसाब से वो टीम बना लेते हैं। पर ये तो बेहद खतरनाक है। मतलब जिस तरीके से हम मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जहां पर हम 13 साल की एज तो इनकी तरफ से रजिस्टर्ड है कि 13 साल से ऊपर के बच्चों को इसको खेलना है, लेकिन आप जानते हैं कि इंटरनेट में कोई सर्टिफिकेशन आपको नहीं देना होता है कि आप कितने साल के, छोटे बच्चे भी इसको खेल सकते हैं। ये तो माइंड गेम्स है, ये तो मैनिपुलेशन है हाई लेवल की, ये तो बेहद खतरनाक है।
देखिए क्या होता है ना कि जो इंटरनेट पर एक चीज होती है साइबर एथिक्स, तो ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपके बच्चे हैं कौन से गेम्स खेल रहे हैं और वो किस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के गेम्स में जाते हो तो आपका बच्चा 13 साल का है लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो 32 साल के किसी पर्सन से या 40 साल के किसी पर्सन से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पर वर्चुअली बात कर रहा है। और मेरे हिसाब से आप एज अ पेरेंट बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे की एज 14 साल की और वो 40 साल के एक पर्सन से बात करता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल वो किस लेवल पे आपके बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इंटरनेट पर ये जो फेक एज डालकर फेसबुक प्रोफाइल्स बनाना, गेम्स पर अकाउंट्स बनाना या अलग अलग अकाउंट, ये बहुत आम है। पेरेंट्स को इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, सिस्टम्स को मॉनिटर करना चाहिए, उनका गेमिंग एक्टिविटी मॉनिटर करना चाहिए कि लोगों से वो कनेक्ट करते, ये चीजें खासकर उनको ध्यान देनी चाहिए। अगर मैं जनरली दर्शकों से भी ये बात करूं कि अगर आपको कभी कोई ये कहता कि मोबाइल ऐप के जरिए या गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण जैसी चीज हो सकती है, तो शायद आप भी इस चीज को यकीन नहीं करते, क्योंकि गेम तो नॉर्मली लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोहित एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर लेवल पे वहां पर मैनिपुलेशन पॉसिबल है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और जाहिर तौर पर यहां पर माँ बाप की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये गेम्स जो है काफी अडिक्टिव भी होते हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब क्योंकि फेक आईडीज तो मतलब कोई भी इसमें आके आईडी बना सकता है, किस तरीके से रोका जाए? क्या टाइम को लिमिट करना चाहिए? किस तरीके से वॉच आउट किया जाए? क्योंकि आप जैसे खुद ही बता रहे कि काफी पॉपुलर है, इस वजह से काफी एडिक्टिव भी है। देखिए, एक तो हमको ना एक अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए कि गेम्स को गेम की तरह से ही लेना चाहिए, कि गेम से आपके रियल लाइफ में या आपका पूरे दिन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, और बहुत ही लिमिटेड समय का गेम आपको अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आपकी सुपरविजन में वो खेलें। मतलब आप उन पर बिल्कुल एक थोड़ा सा वॉच रखें कि वो क्या कर रहे हैं, किन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपकी एब्सेंस में वो क्या कर रहे हैं। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर काफी सारे मॉनिटरिंग के प्रोग्राम्स आते हैं जिनसे आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हो, किन लोगों से वो कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप इस पर मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो आप ये सोच सकते हो कि बच्चे पूरे सालों साल, मतलब महीने महीने भी गेम्स खेलते हैं। और बीच में काफी सारी ऐसी न्यूज आई थी कि एक बच्चे को उसकी मदर ने गेम खेलने से रोका, और उसने शायद उसको नाइफ से शायद अटैक किया था। सो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि एडिक्शन इतना लेवल तक पहुंच जाता है कि वो अटैक तक भी, मर्डर तक भी बात आ जाती है। हाँ, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, देखिए एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स बनाए गए हैं, और जिन कंपनियों ने गेम बनाए हैं उन्होंने पैसे कमाने के लिए ही गेम बनाए हैं। ऐसे में गेमिफिकेशन की जो वो बात कर रहे हैं वो इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जो प्लेयर जुड़ रहे हैं वो बार बार आए, वो रिटेन करें, वो बाकी लोगों को भी बताएं। और ये जो कंपनीज है जाहिर तौर पर वो पैसा कमाने के लिए ऐसा करेंगे, इसीलिए वो बिजनेस में आई हुई है। अब ऐसे में छोटे बच्चे, खासतौर पर माँ बाप की ये जिम्मेदारी तो बनती ही है कि आप उन पर एक वॉच रखें। साथ ही आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट इस बात को बताते हैं कि आपके बच्चे के बिहेवियर में कहीं डे टू डे चेंज तो नहीं आ रहा है, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे गेम खेल रहे हैं किस तरीके के लोगों के संपर्क में वो हैं। क्योंकि ये जिस केस की हम गाजियाबाद के मामले की बात कर रहे हैं, इस केस में दरअसल बस हुआ ये कि बच्चे थे, 3 बच्चों की बात बताई जा रही है, उनमें से एक बच्चा जो गेम खेलने के लिए जाता था वो रेगुलर गेम खेलता रहा, और उसके बाद मालूम ये चला कि वो कुछ समय बाद 5 वक्त का नमाजी हो गया। वो जिन कहकर अपने घर पे जाता था और नमाज पढ़ने के लिए जाता था। एक दिन उसके पिता ने उसे देख लिया और पूछा, तो उसके बाद मालूम चला कि उसने अपना धर्म बदल लिया, और उस सब के पीछे थे ये गेमिंग ऐप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक नेटवर्क है, बेहद आसान है टेंडर एज के बच्चों को मैनिपुलेट करना। ऐसे में बच्चों को भी इस बात को समझना चाहिए कि गेम्स केवल गेम्स हैं, उनको खेल की तरह खेलना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी अभिभावकों की भी बहुत ज्यादा है। और जैसे कि मोहित ने बताया, आप ऐसे कई सिस्टम्स उपलब्ध हैं जिस पर आप मॉनिटर कर सकें कि आपके बच्चे की क्या एक्टिविटी चल रही है और किस तरीके के गेम्स में वो इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे बड़ा जो की है मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन है, जो माँ बाप को अपने बच्चों के साथ लगातार करना चाहिए। जिस तरीके की जिंदगी में हम जी रहे हैं, जहां पर मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट लगातार बोलते हैं कि बच्चे लोनली हो जाते हैं, इसलिए इस तरीके के गेम्स में जाते हैं। और अब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों की बनती है। क्या गेमिंग ऐप है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, एक फाइटिंग ऐप है जैसे कि हमने पहले भी देखा है, पबजी और फ्री फायर, इस तरह के जो गेमिंग एप्लीकेशन होते हैं, बेसिकली एक फाइटिंग एप्लीकेशन होता है जिसमें
एक टीम ज्वाइन करती है, उस टीम में कुछ लोग होते हैं और आपकी तरफ भी 4-5 लोग 8 लोग एक टीम में ज्वाइन कर जाते हैं, देन 8 लोग सामने होते हैं, वो दोनों आपस में फाइट करते हैं। और एक चैलेंज बेस्ड गेम होता है जिसमें मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं और मल्टीपल आपको अवार्ड्स मिलते हैं। तो जो अवार्ड्स वाला सिस्टम होता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है, लोग उस गेम को घंटों प्ले करते हैं। तो मतलब एक तरह से एडिक्टिव गेम है और मतलब बहुत सारे, इनफैक्ट 13 साल की उम्र का जो बच्चा होता है वो इस पर आ सकता है और इसको खेल सकता है। अच्छा, मतलब इसके लिए एज जो डिसाइड की गई है वो 13 है? बिल्कुल, 13 इयर्स का एज रिस्ट्रिक्शन है कि 13 इयर्स वाला कर सकता है। पर ज्वाइन तो कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, अगर किसी ने गलत एज डाल कर उस पर साइन अप किया तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो इनकी तरफ से, गेम की तरफ से, वो 13 इयर्स है। बेसिकली फाइटिंग गेम है जिसमें फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, एक 1-on-1, 1-to-many, मल्टीपल तरह के गेम्स प्ले किए जा सकते हैं। और जो गेम्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग सेशंस होते हैं, मतलब लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंटरेक्टिव वाला गेम होता है और लोग आपस में घुल मिलकर गेम खेलते हैं और साथ में इनफैक्ट बहुत सारे और भी चैनल्स को यूज करते हैं अपने गेम्स को प्रमोट करने के लिए। और ये गेम्स मतलब आजकल तो एक सिस्टम बन गया है कि ये गेम्स खेलकर इनका जो पूरा प्ले होता है ना उसको यूट्यूब पर डाल दिया जाता है ताकि लोग इसको देखें और वो उनसे सीखें। तो वहां से भी लोग सोचते हैं कि वहां से भी उनको यूट्यूब पर व्यूज मिलेंगे और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ऐसा बहुत सारा किस तरीके का ये गेम होता है, अगर आप थोड़ा सा हमें डेमो दिखा पाए? देखिए, जैसे बता रहे हैं कि पबजी के बारे में हमने देखा है कि किस तरीके से पबजी का एडिक्शन लोगों को हो गया था। उससे पहले एक ब्लू व्हेल करके गेम आया था जो सुसाइडल, जिसके चक्कर में लोगों ने अटेम्प्ट्स कर लिए थे। ये गेम दिख रहा है, यही गेम है? बिल्कुल, ये बेसिकली फोर्टनाइट गेम ही है जिसमें आप देख रहे हो कि एक पर्सन है जिसको चैलेंजेस मिले हुए हैं, वो चैलेंजेस पूरे करने हैं, प्लस आपको सामने जो लोग हैं उनको भी किल करना है। हाँ। सो मतलब एक चैलेंजेस वाला सिस्टम है। आप देख रहे हो बार बार आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप रिस्पॉन रहे हो बार बार। इनफैक्ट आपके पास बहुत सारे हथियार, अलग अलग तरह के आर्म्स, इम्यूनेशंस हैं। तो और चैलेंज बेस्ड है, मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंज पूरे करते रहो। आपका एक लैडर ऊपर चढ़ता रहता है। हाँ। और आपका एक रैंक बनता रहता है। हाँ। जितना बड़ा रैंक, लोग आजकल उसको बहुत फ्लॉन्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे। अच्छा, ये क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर है गेम अगर बात की जाए, खासतौर पर यंग जनरेशन के बीच में? मतलब पबजी जैसा क्रेजीनेस है इसके लिए? देखिए, पबजी जब आया था तो पबजी के बाद बेसिकली ये काफी सारे लोगों ने इस पर शिफ्ट कर लिया था। हाँ। बीच में जब बैन हुआ था पबजी। हाँ। और ये पबजी जैसा ही है। हाँ। पबजी को उसने थोड़ा सा रिप्लेस किया। हाँ। बट इवेंचुअली बोलेंगे तो ज्यादा एडिक्टिव है। हाँ। क्योंकि इसमें एनिमेशन ज्यादा देखते हो और जो यंग जनरेशन होती है वो शुरुआत इससे करती है और इस पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। हाँ। और ये कंप्यूटर से खेलने वाला गेम है, मतलब ज्यादा लोग इस पर जो आपको प्लेयर्स मिलेंगे वो रियल कंप्यूटर्स पर और गेमर वाली सोसाइटी के मिलेंगे कि जो गेमर्स बनना चाहते हैं। और शुरुआत की जो एज के, जो 13 साल के, 12 साल के जो यंग एज होती है वो उसमें क्या होता है, उनको ये अपनी रैंक्स को दिखाने का बहुत ज्यादा होता है, अपनी क्लास में जाकर दिखाना या अपने दोस्तों को दिखाना। तो ये बहुत सिस्टम इसमें एडिक्टिव बनाया गया, गेमिफिकेशन वाला सिस्टम होता है इसमें। बेसिकली हर गेम जो फेमस होते हैं उनको वही टॉप गेम्स में आता है। मतलब पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया, फ्री फायर हो गए, ये ऐसे गेम्स है जो टॉप गेम्स में है। और इन सब का गेमिफिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लोगों को रिटेन करते हैं। हाँ। बार बार आते हैं लोग और रैंक्स बढ़ाते हैं। तो और ग्रुप्स, एक्चुअली क्या होता है कि 10 लोग या 12 लोग का जब ग्रुप बनता है तो 2 लोग भी अगर खेल रहे होते हैं तो बाकी के 3 लोग ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यानी कि एडिक्टिव है, काफी पॉपुलर है और इसी वजह से जो इंडिया में भी इसको पॉपुलर माना जा रहा है। अब जिस मामले की बात हम कर रहे हैं उसमें यह बताया गया कि मैनिपुलेशन होता था, मतलब जो बच्चे थे उनको कहा जाता था कि आप एक सर्टेन टाइप के प्रेयर बोलेंगे, अगर आयत अगर आप पढ़ेंगे तो जो लेवल्स है वो क्रॉस हो जाएंगे। अब इसमें क्या मैनिपुलेशन किसी भी तरीके से गेम में संभव है? देखो, मैनिपुलेशन 2 तरह से नॉर्मली किया जा सकता है। एक होता है जो आईटी में के वर्ल्ड में हम बोलते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, हैक्स बना देते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना देते हैं, कुछ चीट कोड्स बना देते हैं। हम पहले स्कूल्स में खेलते थे तो जीटीए में कुछ छोटे छोटे चीट कोड्स होते थे, आपने वो चीट कोड डाला और वो एक टास्क कंप्लीट हो गया। वैसे ही चीट कोड्स या हैक इसमें भी हर तरह के गेम्स में आते हैं। वो धीरे धीरे करके कंपनीज उनको बैन भी करती रहती है, बट नए नए जो हैकर्स हैं वो गेम्स को हैक करने के अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं। एक तरीका ये है कि हैक किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि कई बार ना लोग अपनी आईडीज को बेच देते हैं। मतलब आपने एक गेम खेला और आप एक लेवल तक पहुंचे और उसके बाद किसी से आपने एक
काम करवाया और आपने उसको वो आईडी बेच दी या उसको गिफ्ट में दे दी, तो वो आईडी तो उसके लिए तो बहुत अच्छे लेवल पर जाने के बाद वो आईडी उसने उसको सेल कर दिया। तो और ये रोज हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें काफी सारे बच्चे जो हैं वो आईडीज को लेकर खरीदते हैं, बेसिकली पैसे दे देते हैं और लास्ट में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड भी हो जाते हैं इसके साथ। अच्छा, बिल्कुल। सो ये जो आईडीज वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ये है कि जिसमें एक प्रो प्लेयर होता है, बाकी सारे जो नए प्लेयर्स होते हैं, जैसे अभी जो केस के अंदर आप मुझे बात कर रहे हो, तो एक प्रो प्लेयर का जो खेलने का जो तरीका है और जो फाइट्स वो करता है वो बहुत तेजी से करता है और वो बोलता है कि आप ये चीज बोलोगे तो हम जीत जाएंगे। इवेंचुअली वो प्ले कर रहा है। वो जो प्रो प्लेयर है उसका जो अच्छा रैंक है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, वो जल्दी से उस गेम को खत्म कर सकता है, उसको पता है कि उसको खत्म कैसे करना है। बाकी जो 3 लोग या 4 लोग उसके साथ ज्वाइंट है वो तो सिर्फ एक तरह से जस्ट दे आर सीइंग द गेम, वो खेलना सीख रहे हैं। तो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया, उन लोगों ने 4 लोगों ने उनको फॉलो किया और प्रो प्लेयर ने उसको गेम को खत्म कर दिया। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अगर आप किसी गेम में 200 लेवल पर अगर पहुंच गए हैं तो आपको सेकंड लेवल तो बेहद आसान लगेगा ही लगेगा। अब मुझे मालूम होगा वो मुझे कैसे क्रैक करना है। तो ऐसे में मोहित बता रहे हैं कि एक प्रो प्लेयर होता है, प्रो प्लेयर ने अगर आपको अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया है तो प्रो प्लेयर अगर आपको बोले कि आप भाई ये 2 लाइनें बोलिए और देखिए ये इस बार हम कैसे ऑब्स्टेकल क्रॉस कर जाते हैं, तो वो खेल गेम ही रहा है लेकिन ये माइंड प्लेइंग है। बिल्कुल, मतलब आप ठीक है ना कि उसके पास वो कैपेबिलिटीज, उसने सालों उस पर बिता दिए और उसने वो छोटे छोटे जो रैंक्स है वो कंप्लीट कर लिए। अब वो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है, वो जो नए लोग हैं उन लोगों को किल करना। तो वो जो चैलेंजेस पूरे करना है वो बहुत इजीली कर लेता है। और जो नए जो लोग खेल रहे हैं उसके साथ, जो बच्चे खेल रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने वो चीज बोली, उसकी वजह से वो जीत गए। तो ये इन्फ्लुएंस वाला सिस्टम हो जाता है और ये कई बार एक आप बोल सकते हो कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो कई बार लोग इन सारी चीजों में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि अकॉर्डिंग ये बोलने से ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर वो